नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम जो प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, उसके अंतर्गत आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जो चीज़ें थी, तो प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य था वो, इससे पहले हमने 1813 का आज्ञापत्र पढ़ा और जो उसमें विवाद हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ, उसकी चर्चा की। अब आते हैं हम मैकाले का विवरण पत्र 1835, मैकाले मिनट्स जिसको कहा जाता है, या मैकाले की शिक्षा नीति के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर मैकाले भारत आता है। और मैकाले जो था वो अंग्रेजी भाषा और साहित्य का प्रकांड विद्वान था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया और उनसे ये कहा कि एक शिक्षा नीति आप तैयार करो भारतीयों के लिए। एक शिक्षा नीति, भारतीयों को कौन सी शिक्षा दी जाए, कैसी शिक्षा दी जाए, इस पर एक रिपोर्ट तैयार करो और हमको सौंपो, जिससे भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए जो मैकाले ने कार्य करना शुरू किया और जो अपनी रिपोर्ट उन्होंने एक तैयार की, वो रिपोर्ट 2 फरवरी 1835 को उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंप दिया। और अलग अलग तरीके से उन्होंने उन चीज़ों की व्याख्या की कि जो प्राच्य पाश्चात्य, मैकाले से ये भी उम्मीद की गई थी कि आप प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो धारा 43 के अंतर्गत पैदा हुई है, उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद पर भी अपना सुझाव दो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले जो 1813 का आज्ञापत्र था उसकी व्याख्या इन्होंने की। उन्होंने जो सुझाव दिया उसके बारे में जो 3 बिंदु थे, एक धनराशि के व्यय की व्याख्या, साहित्य शब्द की व्याख्या और विद्वान शब्द की व्याख्या। इन्होंने सुझाव दिया कि प्राच्य साहित्य और विद्वानों पर धन खर्च करना या प्राच्य शिक्षा पर धन खर्च करना निरर्थक है। प्राच्य साहित्य, विद्वान या प्राच्य शिक्षा पर धन खर्च करना निरर्थक है। पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज़, शिक्षा को अंग्रेजी के माध्यम से दिया जाए। अंग्रेजी जो है वो शिक्षा का माध्यम हो, अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दी जाए। उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की, उच्च वर्ग जो हैं समाज के, उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। ये उसने सुझाव दिया था 1813 के आज्ञापत्र पे। फिर जो बेंटिंक की नीति थी, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में उन्होंने अपने अनुसार एक सारी चीज़ें तैयार की। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय विज्ञान के बारे में, भारतीय चिकित्सा के बारे में, भारतीय ज्योतिष के बारे में ऐसी बातें लिखी जिनका वास्तविकता के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित कह सकते हो, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित था और अपनी भाषा साहित्य के अलावा दूसरी भाषा साहित्य को कोई स्थान वो नहीं देता था। अपनी भाषा को, अपने साहित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ भाषा और साहित्य कहता था। उसने ये कहा अपनी शिक्षा नीति में कि जो धनराशि खर्च की जा रही है ये पाश्चात्य भाषा और साहित्य पर ही खर्च की जाए। संस्कृत, अरबी और फारसी शिक्षण संस्थाओं को किसी भी प्रकार का कोई अनुदान ना दिया जाए, क्योंकि इसमें जो पढ़ाई हो रही है वो निरर्थक है। इतिहास के बारे में कहा गया कि भारतीय इतिहास में 27 फीट लंबे राजाओं की चर्चा की जाती है, या भारतीय भूगोल है, इसमें दूध दही की नदियाँ और समुद्र की चर्चा की जाती है। इसके साथ साथ जो यहाँ ज्योतिष है उसमें अनेक प्रकार के पाखंडों की चर्चा की जाती है, और जो यहाँ का चिकित्सा शास्त्र है वो उस चिकित्सा शास्त्र को हमारे देश के
जो लड़कियां हैं वो भी हंसेंगी उस ज्योतिष को और चिकित्सा शास्त्र को। हमारे देश के पशु चिकित्सक उससे बेहतर हैं जो यहाँ के चिकित्सक हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी रिपोर्ट में एक प्राच्य साहित्य और विद्वानों के विपक्ष में बहुत सारी चीज़ें तैयार की। और उसने कहा कि पूरा भारतीय और अरब साहित्य हमारे देश के पुस्तकालय की अलमारी की एक पुस्तक के बराबर है। ये जो प्राच्य साहित्य है और विद्वानों की चर्चा है ये निरर्थक है, इसमें धन और समय की बर्बादी हो रही है। इसको तुरंत ऐसे विद्यालय को तुरंत बंद कर दिया जाए, ये उसने सुझाव दिया था। उस रिपोर्ट को मैकाले के साथ एडम्स भी थे, उनको भी ये जिम्मेदारी विलियम बेंटिंक ने सौंपी थी, लेकिन मैकाले ने अपने एक जगह बैठकर अपने हिसाब से सारी चीज़ों की व्याख्या कर दी। शायद वो बाहर जाता, फील्ड में जाता तो यहाँ के चिकित्सा के बारे में पता चलता कि हमारे यहाँ का चिकित्सा कितना प्राचीन है। चरक, धन्वंतर, सुश्रुत, बहुत सारे विद्वान वैद्य चिकित्सक हुए, जीवक, जिनका कोई तोड़ ही नहीं था। धन्वंतर जैसे विद्वान, बाणभट्ट, बारामिहिर जैसे विद्वान, इनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, ये इतने विद्वान थे। उनकी चर्चा इसने अपने किसी बिंदु पर नहीं किया, अपने मनमानी ढंग से एक रिपोर्ट तैयार की और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने को सौंप दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसकी सिफारिशों में कुछ चीज़ें थी जिनको नहीं स्वीकार की, बाकी सारी चीज़ों को स्वीकार कर लिया। और पहली चीज़ उसने स्वीकार, एक नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। और उस शिक्षा नीति में जो कहा गया कि शिक्षा के लिए जो धनराशि निर्धारित की गई है, इसका सर्वोत्कृष्ट प्रयोग जो है वो केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, अंग्रेजी या पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के लिए ही किया जा सकता है। दूसरी चीज़ उसने बताया कि संस्कृत, अरबी और फारसी के जो विद्यालय हैं इनको बंद नहीं किया जाएगा। इनके शिक्षकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के लिए आर्थिक सहायता यथावत जैसी रहेंगी ऐसी जारी रहेगी। ये बेंटिक ने जो बंद करने का सुझाव मैकाले ने दिया था, इसको बेंटिक ने नहीं स्वीकार किया, कहा कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया इसमें कि भविष्य में प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा। भविष्य में आगे जो भी होगा, जो प्राच्य साहित्य हैं, अरबी, फारसी और संस्कृत और हिंदी साहित्य है जो है, इसके प्रकाशन पर, इसके पुस्तकों के प्रकाशन पर किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया जाएगा। ठीक, इनके प्रकाशन और मुद्रण पर। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो मद 3 से राशि बचेगी उसको अंग्रेजी भाषा और साहित्य तथा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान पर खर्चा किया जाएगा। और अगर हम कहें कि मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव क्या भारतीय शिक्षा पर पड़ा, तो भारत में अंग्रेजी की शुरुआत हो गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हो गई। कह सकते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक और मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के जनक थे भारत में। इसके साथ साथ विद्यालय की पाठचर्या में प्राच्य भाषा और साहित्य और विज्ञान के स्थान पर पाश्चात्य भाषा, साहित्य और विज्ञान की शिक्षा शुरू हो गई। अगर इसकी अच्छाइयों की बात करें मैकाले के विवरण पत्र की, तो अच्छाइयाँ क्या थी कि इसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में निर्णय लिया, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की वकालत की, प्रगतिशील शिक्षा की इसने वकालत की, और शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की बात की कि किसी भी प्रकार का धर्म का हस्तक्षेप शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ये इसके विवरण पत्र की अच्छाई हो सकती है। और अगर इसकी कमियों की बात की जाए तो कमियों में जो 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या थी, इसने मनमानी पूर्ण से कर दी। इसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा है, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य पर जो इसकी भाषा, जो साहित्य होगा या जिस पर वो चाहेगा उस पर खर्च करेगा, इस पर किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी कमी ये थी कि इसने प्राच्य साहित्य के प्रति एक द्वेषपूर्ण व्यवहार
किया था। और तीसरी चीज़ ये थी, कमी ये थी कि इसने जो सुझाव दिया शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना, ये सुझाव भी बुरा था, क्योंकि अंग्रेजी भारत में कितने लोग जानते थे जिनको अंग्रेजी भाषा की समझ थी। अगर शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बना दिया जाए जिससे हमको कुछ लेना देना नहीं, जिसके बारे में हमको कोई चीज़ पता ही नहीं है, तो कितने लोग शिक्षा लेंगे। जैसे अभी हम बात करें कि हमारे यहाँ विद्यालयों में चाइनीज़ भाषा पढ़ाई जाएगी, चीन की भाषा पढ़ाई जाएगी, तो कितने विद्यार्थी हैं जो चीन की भाषा जान पाएंगे। यही हाल उस समय शिक्षा का हुआ, अंग्रेजी किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी। तो ये भी एक गलत निर्णय था, जो इसकी बहुत बड़ी कमी थी। फिर इन्होंने कहा कि केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मैकाले ने कहा केवल उच्च समाज के जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं को शिक्षित किया जाए, ये भी इनकी एक कमी थी। और मैकाले ने एक चीज़ और शुरू की थी, निस्यंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत, जिसके जनक मैकाले माने जाते हैं। निस्यंदन या छनाई सिद्धांत क्या था? इन्होंने कहा था कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दो और शिक्षा धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ छन के आएगी, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करो और उच्च वर्ग के लोगों के संपर्क में जो निम्न वर्ग के लोग आएंगे वो अपने आप धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे। यही छनाई सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत यही कहा जाता है, फिल्ट्रेशन सिस्टम जिसको कहते हैं। उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ शिक्षा फैलेगी, ये भी एक इसका बहुत अनुचित या सबसे दोषपूर्ण कार्य था, यह इसके शिक्षा नीति की कमी थी। इसके साथ साथ अगर तत्कालीन शिक्षा पर मैकाले के विवरण पत्र का प्रभाव क्या पड़ा, इसकी चर्चा की जाए तो शिक्षा नीति की घोषणा हुई, ये प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई, ये अंग्रेजी राजकाज की भाषा घोषित कर दी गई, ये प्रभाव पड़ा। सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता हो गई, ये प्रभाव पड़ा। ये तत्कालिक प्रभाव भारतीय शिक्षा प्रणाली पर जो पड़ा था। और दीर्घकालिक प्रभाव की अगर बात की जाए तो दीर्घकालिक प्रभाव में भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और ज्ञान विज्ञान की जानकारी मिली। भारत में भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ, भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय हुआ, राजनैतिकता का उदय हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का वर्चस्व भारत में कायम हुआ और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रवेश हुआ। तो ये मैकाले की शिक्षा नीति थी। मैकाले ने जो बताया, जो एक शिक्षा नीति तैयार की, उसमें अपने ढंग से, मनमाने ढंग से उसकी व्याख्या की, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में एक द्वेषपूर्ण जानकारी विलियम बेंटिंक के सामने रखी और विलियम बेंटिंक ने उसकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करते हुए एक नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इसी के साथ साथ इनके साथ एक और थे, एडम्स जो थे वो प्राच्यवादी थे। वो प्राच्यवादी थे और एक उत्साही और समर्पित व्यक्ति थे। वो फील्ड में चले गए कि सही मायने में भारतीयों को शिक्षा, कैसी शिक्षा की ज़रूरत है, इसके लिए सर्वे करने के लिए वो फील्ड में गए और वहाँ लोगों से मिलते थे, वहाँ की परिस्थितियों को देखते थे और उस तरह से वो एक रिपोर्ट तैयार किया उन्होंने। और वो रिपोर्ट उन्होंने 3 भागों में सरकार को सौंपी। पहली रिपोर्ट जो थी जुलाई 1835 में, एडम्स ने पहली रिपोर्ट जो थी वो जुलाई 1835 में शासन को सौंपी। दूसरी रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 1836 में, दिसंबर 1836 में अपनी रिपोर्ट सौंपी दूसरी रिपोर्ट। और तीसरी रिपोर्ट जो थी उन्होंने फरवरी 1838 में। फरवरी एडम्स रिपोर्ट थी पहली। एडम्स ने अपनी रिपोर्ट को 3 भागों में, 3 स्तरों में सौंपी सरकार को। पहली जुलाई 1835, दूसरी दिसंबर 1836 और तीसरी फरवरी 1838 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। और इन्होंने बताया कि जन शिक्षा महत्वपूर्ण है, जन शिक्षा की व्यवस्था
किया जाना चाहिए। और एक क्रमबद्ध रूप से इन्होंने अपनी नीतियों की चर्चा की थी। इन्होंने कहा था जो निस्यंदन सिद्धांत है, जो छनाई सिद्धांत है मैकाले का, ये निस्यंदन सिद्धांत जन शिक्षा विरोधी है, इसको लागू ना किया जाए। एडम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा कि जो छनाई सिद्धांत है ये जन शिक्षा का विरोधी है, क्योंकि जन शिक्षा की चर्चा इसमें नहीं की गई है, केवल समाज के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करने की बात कही गई है। और दूसरी चीज़ कही कि भारतीयों की शिक्षा का आधार जो हो भारतीय हो। अंग्रेजी भाषा साहित्य, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा की बात की गई है जो भारतीयों के समझ से बाहर है, इसलिए भारतीय भाषा एवं साहित्य के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तीसरी चीज़ इन्होंने कही कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अधिकांश जो भारत की आबादी है वो कृषि पर आधारित है, कृषि पर डिपेंड है, इसलिए कृषि की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। देशी विद्यालयों को आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ साथ इनकी दशा जो दुर्दशा जिस तरह से हो रही है, इसकी दशा में सुधार किया जाए और परीक्षाएं निर्धारित समय पर संपन्न कराई जाएं। ये कुछ प्रमुख सुझाव थे। एडम्स ने अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें इस बात को कहा। कुछ प्रमुख बिंदु थे एडम्स रिपोर्ट की कि जन शिक्षा विरोधी जो ये सिद्धांत है, निस्यंदन सिद्धांत, इसको तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाए, क्योंकि ये समाज के केवल एक वर्ग के, उच्च वर्ग की शिक्षा की बात करता है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भारतीयों को भारतीय शिक्षा जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान ना देकर प्राच्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, भारतीय साहित्य के, भारतीय दर्शन की, भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाए भारतीयों को। भारतीयों का अपना साहित्य है, अपना दर्शन है, अपनी चीज़ें हैं, उस माध्यम से भारतीयों को शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी माध्यम की आप शिक्षा देंगे तो वो उनके पहुंच से बाहर हो जाएगी, वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भारतीयों को भारतीय माध्यम से भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, प्राच्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भारतीयों को दी जाए। तीसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जो भारत है कृषि प्रधान देश है और भारत में एक कृषि शिक्षा की व्यवस्था शुरू की जाए जिससे भारतीयों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये रिपोर्ट सौंपी गई और इसका ये हुआ कि जब लॉर्ड विलियम इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की, एडम्स ने, उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक वापस ब्रिटेन जा चुका था। लॉर्ड ऑकलैंड उसके स्थान पर थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा ये आपकी रिपोर्ट जो है एकदम से अव्यवहारिक है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और एडम्स की रिपोर्ट को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया, अमान्य कर दिया कि ये हम एक शिक्षा नीति जो है वो चालू हो गई है और वही रहेगी, अब हम तुम्हारी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये बदलाव नहीं कर सकते हैं, और इसकी रिपोर्ट को, एडम्स की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया गया। ये आपका मैकाले का विवरण पत्र का संक्षिप्त सा परिचय था। इसके बाद हम चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, तथा दूसरों को भी, जो ऐसे बच्चे हैं जो बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट, नेट, बीए इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसको सुझाव दीजिए सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद।